बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ खेल खेला गया है। दुनिया को यह बताने की कोशिश की गई है कि सबसे बड़ा सुपर पावर कौन है, अमेरिका है या फिर रशिया है। इन दोनों ने अपनी सुपर पावर की ताकत को दिखाने के लिए कौन सबसे बड़ा है, उसमें यूक्रेन की बलि चढ़ा दी है। देखो, दुनिया को यहां से एक बहुत बड़ा सबक लेना होगा। देखो, जो रशिया ने किया है वो स्ट्रेटेजिक तरीके से किया। मैं एक एक करके आपके सामने आऊंगा। वैसे अंजना ओम कश्यप और एक रिटायर्ड आईपीएस के ट्वीट्स में कुछ दिखाना चाहता हूं, लेकिन इन दोनों की बात लास्ट में करूंगा। हो सकता है कि शायद उस ट्वीट को देखने के बाद आपके अंदर मतलब क्रोध आ जाए, तो लास्ट तक छोड़ देते हैं उस बात को। लेकिन दुनिया के लिए एक सबसे बड़ा सबक हो चुका है यूक्रेन को देखते हुए। अगर आपके पास सैन्य ताकत नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है, अगर आपके पास वो ताकत नहीं है कि आप सामने वाले से लोहा ले सके, तो आप भाई बिल्कुल भी लोहा मत लीजिए। अगर आपको यह लगता है कि एक बार काम, अगर आपको यह लगता है ना काम शुरू हो जाता है तो काम हो ही जाता है, अगर हम युद्ध में उतर आएंगे तो हमारे जो हमने डिप्लोमेटिक तरीके से रिलेशनशिप बनाए हैं वो सारे देश हमारे साथ आएंगे और हमारा बचाव करेंगे और हमारे साथ आएंगे, हमारे लिए लड़ेंगे और सामने वाले को परास्त करेंगे। दोस्त, यूक्रेन के केस में आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि नेटो देश ने साफ तौर पर कह दिया है कि सैन्य तौर पर हम यूक्रेन के साथ नहीं हैं, लेकिन हां, यूक्रेन के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। रशिया को रुकना चाहिए और हम यूक्रेन के साथ हैं। अब मुझे पता नहीं कि ऐसे साथ को मैं कौन सा साथ कहूं, मुझे समझ में नहीं आता कि सैन्य तौर पर उनके साथ नहीं, लेकिन आप उनके साथ हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पास क्षमता है तो लड़िए, अगर नहीं है अकेले दम पर लड़िए, नहीं तो आप साइडलाइन हो जाइए। यह बात आपको समझ में आ गई। रशिया की हिम्मत कैसे बढ़ती है कि यूक्रेन पे वो हमला कर रहे हैं। यूक्रेन का एक हिस्सा है क्रीमिया, बिल्कुल नीचे आपने देखा होगा, उसको तो पहले कब्जा रशिया ने कर रखा है। लेकिन रशिया ने वो बिल्कुल साफ तौर पे समझ में आ गया कि यूक्रेन पर हमला करना बिल्कुल सही और यही टाइम क्यों है, ये मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जब ये रिपोर्ट सामने निकल के आ रही थी कि रशिया आने वाले वक्त में यूक्रेन पर हमला कर सकता है, तो नेटो देश और अमेरिका ने साफ तौर पर ये साफ तौर पे नहीं बोला था कि अगर रशिया हमला करेगा तो हम भी घुस करके रशिया पे हमला करेंगे। उसको पता था कि ऐसा पैक्ट तो इनके साथ है नहीं, यूक्रेन के साथ नेटो का सदस्य देश तो है भी नहीं, और ये लोग आकर के वैसी भी लड़ाई करेंगे नहीं। और दूसरी बात, इन्होंने खुल करके ये भी नहीं बोला है कि अगर रशिया आएगा तो हम आप पर हमला करेंगे। तो रशिया को साफ तौर पर पता था। लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से क्या होता है कि रशिया ने जो अलगाववादी वाली सोच रखने वाले जो दो देश, मतलब जो दो कह सकते हैं स्टेट थे, यानी कि दो जगह थी, उसको एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी। देखो, आप यूक्रेन का मैप देखिए। यूक्रेन के मैप पे अगर बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे, वहां पर दो आपको ऐसे जगह मिल जाएंगी। एक का नाम डोनेट्स्क है और दूसरे का लुहांस्क है। यहां पर पुतिन साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको ना दो देशों का मान्यता देता हूं, और सीरिया से भी कहलवा दिया कि हाँ, इन दोनों देशों का मैं मान्यता दे रहा हूं। और रशिया कहता है कि मैंने इन दोनों देशों को मान्यता दे दी है, और लुहांस्क और डोनेट्स्क ने दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दे दी और बोला कि ठीक है, अभी देश बन चुके हैं, दो स्वतंत्र देश बन चुके हैं। अगर ये बोलते हैं कि हमें आपकी सेना की, आपकी रक्षा की, आपकी सुरक्षा की हमें आवश्यकता है, तो रशिया उनकी मदद करेगा। वैसे भी यूक्रेन की सरकार इनको सिर्फ कहने के लिए ही बस बोलती थी कि हाँ, ये दो जगह हैं, लेकिन इनकी कभी भी सरकारी तौर पे मदद नहीं की। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि वैक्सीन, कोविड हुआ था तो वैक्सीन दी गई थी, तो आप यकीन मानिए दोस्त, यूक्रेन ने इन दो हिस्सों में जहां पर रशिया के पीपल ज्यादा रहते हैं, लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर वैक्सीन को नहीं पहुंचाया था, बल्कि रशिया ने साफ तौर पर कहा था कि हम आपको वैक्सीन देंगे और आप वैक्सीन लगाइए। तो रशिया ने डोनेट्स्क और लुहांस्क को वैक्सीन दी थी, और यूक्रेन का हिस्सा होते हुए यूक्रेन ने इनको वैक्सीन नहीं दी थी। तो अगले दिन सुबह खबर आती है कि यूक्रेन पर रशिया के द्वारा हमला हो चुका है, उसकी कैपिटल पर। राष्ट्रपति वहां के ये कहते हैं कि हम पीछे हटेंगे नहीं, और हम प्रत्येक नागरिक को बंदूक देंगे ताकि वो लड़े। अब एक बात बताइए कि एक नागरिक बंदूक लेके क्या करेगा ना, वो हवाई फायर अगर होंगे तो वो ऊपर ठाई ठाई करेगा, क्या करेगा। दूसरी बात यह कि लाश ही लाश आपको देखने को मिलेंगे। आप देखते हैं वर्ल्ड कम्युनिटीज पर कैसे रिएक्ट करती है। कुल मिलाकर के बात यह है कि अब सबसे बड़ा सुपर पावर कौन है, इस सब बात को बताने के चक्कर में यूक्रेन की बलि को चढ़ाया जा रहा है। ये युद्ध आसानी से रुक सकता था अगर यूक्रेन ये कहता कि हम नेटो देश के साथ नहीं जाएंगे और ना ही उनसे किसी तरह का संबंध रखना चाहते हैं। अगर ये बात यूक्रेन की तरफ से कह दी जाती तो रशिया बिल्कुल भी उस पर हमला नहीं करता, लेकिन रशिया ने हमला किया क्योंकि यूक्रेन ने रशिया की बात नहीं मानी। अब आगे अगर आप देखेंगे तो अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए डोनेट्स्क और लुहांस्क पर कि इस पे नए निवेश, जो भी इस पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी मदद मिल सकती थी सारी मदद को रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया ने बोला कि इनके 5 जो बैंक हैं हम उनको बिल्कुल बंद कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं, अकाउंट सारे बंद कर रहे हैं। जर्मनी ने बोला कि इनकी जो गैस पाइपलाइन की योजना है हम उसको स्वीकार ही नहीं करते, हम इनसे गैस लेंगे ही नहीं। एक तरह से सैंक्शंस की ना झड़ी रशिया के ऊपर लगानी शुरू कर दी। अब आप मुझे बताइए कि एक
तौर पे अगर देखा जाए सैंक्शन से, हाँ, जिस देश पर सैंक्शंस लगाए जाते हैं उस पर नुकसान तो होता है, इस एग्जांपल मैं आपको दूंगा। लेकिन सोचने वाली दोस्त बात यहां पर यह है कि एक तरह से आपने सैंक्शंस तो लगा दिए। सैंक्शंस हमेशा दो धारी तलवार की तरह होती है। अब एक तौर पे सामने वाले को आप सैन्य तौर पर तो उसको चुनौती दे नहीं सकते, लेकिन आर्थिक तौर पर आप चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आर्थिक तौर पर चुनौती देने के चक्कर में आपकी अर्थव्यवस्था की आर्थिक स्थिति क्या होगी, यह सोचने वाली बात है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर जर्मनी की ओर से रोक तो लगा दी है, लेकिन यह कदम एक दो धारी तलवार जैसा है जो रशिया को नुकसान तो पहुंचाएगा, मगर यूरोप में भी हाहाकार मच जाएगा। कब तक ये हाहाकार को वो सहन कर पाएगा? सवाल सबसे बड़ा ये है। दो धारी तलवार है, सैंक्शंस इन्होंने लगा दिए। सैंक्शंस लगाने वाला सबसे बड़ा देश पता कौन है? अमेरिका। सबसे ज्यादा सैंक्शंस तो इस अमेरिका ने लगाया। अब इंडिया पे भी सैंक्शंस लगाने की बात चल रही है। मैं बताऊंगा क्या, मैं आर्टिकल बढ़ाऊंगा। मैं आपको बताता हूं, जब बात सैंक्शंस की आती है तो अमेरिका पिछले 200 सालों से इसी सैंक्शंस के सहारे शीत युद्ध, कोल्ड वॉर को ही चलाता हुआ आ रहा है। और अमेरिका की विदेश नीति में सैंक्शंस लगाना बहुत ही आसान है। अमेरिका बोलता है सैंक्शंस जो हैं हम कहां लगाते हैं? जो कोई आतंकवाद को जो प्रायोजित कर रहा है या फिर जिस देश में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, हम उस देश में जाके सैंक्शंस लगा देते हैं। हम गलत क्या करते हैं? तो यही अमेरिका लगातार न जाने कितने देशों पर, मैं लिस्ट आपके सामने दे देता हूं, यहां पे बड़ी आसानी से वो सैंक्शंस लगा देता है। मैंने आपसे कहा था कि सैंक्शंस लगने के बाद हाँ, उसकी इकोनॉमी पे अंतर तो पड़ता है। मैं अब एग्जांपल देता हूं ईरान का और कीनिया का। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सैंक्शंस लगने से आखिर क्यों और कैसे अंतर पड़ जाता है। 2015 में ईरान और अमेरिका परमाणु डील पर एक मत हो जाते हैं। नतीजे में अमेरिका ने ईरान पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया था। तो जैसे ही प्रतिबंध को हटाया गया तो हमने देखा कि ईरान की इकोनॉमी बढ़ने लगती है। अगले ही साल ईरान की अर्थव्यवस्था में उछाल आ जाता है। जीडीपी 12.3% की ग्रोथ रेट से बढ़ने लगती है। मगर 2018 में जैसे ही प्रतिबंध को दोबारा से लगा दिया जाता है, उसके बाद अगर आप देखेंगे जीडीपी देखेंगे थर्ड क्वार्टर की, वो गिरना शुरू हो जाती है। और 2019 में तो जीडीपी 12 से सीधा 10 की तरफ आ जाती है। यही नहीं, उसके तेल उत्पादन में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अब रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं वो थोड़ा डेंट जरूर मारेंगे। और वहीं प्रतिबंध की बात जब मैं कर रहा था तो दैनिक भास्कर की मैं आपको रिपोर्ट दे देता हूं। देखिए, दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट की है वॉशिंगटन से भास्कर के लिए रोहित शर्मा ने। ये पढ़िए, स्क्रीन पर लिखा है कि रूसी सेना के यूक्रेन की ओर बढ़ने पर अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध का ऐलान कर दिया है। रशिया यूक्रेन पर हमला करने पर अड़ा है। अब तो खैर हमला हो ही चुका है। लेकिन यहां पर यह बताते हैं कि अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि इससे अमेरिका, भारत और रूस के बीच जो S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद सौदे पर सख्ती कर सकता है। अभी तक तो केवल जो अमेरिका है वो मौखिक बयान दिया करता था। अमेरिका ने रशिया के साथ भारत के सौदे को लेकर के अब तक कोई प्रतिबंध जैसी बात नहीं की है। S-400 सौदे को अमेरिका कांग्रेस के अधिकांश सदस्य एक अपवाद रूप मान रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में यूक्रेन और रशिया के बीच अगर वॉर हो जाता है तो आगे स्थिति यह भी हो सकती है कि अमेरिका भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करने को मजबूर हो सकता है। वो भी इस पे सैंक्शंस लगा सकता है। दोस्त, अब यहां पर मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। आखिर सैंक्शंस कब तक लगे रहेंगे? क्या अमेरिका की चाल को यूरोप वाले देश समझ रहे हैं? एक तरफ अमेरिका यह कह रहा है कि आप रशिया को तोड़ दो, बिल्कुल उस पर सैंक्शंस लगा दो, और वहीं दूसरी तरफ यूरोप को यह भी समझ में आ रहा है कि अरे अमेरिका जो है ना, ये तो अपना उल्लू सीधा कर रहा है, तो अपना व्यापार सीधा कर रहा है। पूरे घटनाक्रम पे एक फाइनल वर्डिक्ट आपको यह समझ में आना चाहिए, मैं दे देता हूं, कि अमेरिका का जो पूरा कारोबार है वो दूसरों के हित पर टिके हुए होते हैं। जैसे कनाडा और मैक्सिको से जुड़े हैं, वैसे ही यूरोप के जो हित है ना, वो रशिया के साथ ही जुड़े हुए हैं। यूरोप के बड़े बड़े देश अभी समझ चुके हैं, वे जान चुके हैं कि अमेरिका ने उन्हें पहले अफगानिस्तान में बेवकूफ बनाया और अब वो रशिया के खिलाफ उनको बेवकूफ बना रहा है। इसलिए इस बार अमेरिका की कोई दाल नहीं गलेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़े अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल जाए। रशिया आज चाहे तो युद्ध को खत्म कर देगा, बस यूक्रेन इसको अपने आप को समर्पण कर दे। ऐसा होने पर रशिया उसके साथ आजाद राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे देगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर लड़ेगा, तो 10-12 दिन युद्ध चलेगा, जीतेगा और रशिया में यूक्रेन को मिला लेगा। और अभी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूं और मैं तो बिल्कुल टक्कर दूंगा इनको, रशिया को टक्कर दूंगा। तो दोस्त, यहां पर एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि रशिया और यूक्रेन की मिलिट्री पावर कितनी है। ये अमर उजाला से मैंने स्टैट्स उठाए हैं। रूसी सेना के आगे कहां ठहरता है यूक्रेन, कौन कितना ताकतवर?
अगर सैनिक की बात करेंगे तो रशिया पे 8.5 लाख हैं, तो यूक्रेन के पास महज 2 लाख सैनिक हैं। कुल जहाज की संख्या 318 यूक्रेन के पास है, तो 4000 से ज्यादा कुल जहाज रशिया के पास हैं। जंगी जहाज यूक्रेन के पास 73 हैं, तो 772 जंगी जहाज रशिया के पास हैं। लड़ाकू हेलीकॉप्टर मात्र 34 यूक्रेन के पास हैं, तो वहीं 544 रशिया के पास हैं। टैंक 12,420 रशिया के पास है और 2,596 मात्र यूक्रेन के पास है। यानी कि आप देख सकते कंपैरिजन में यूक्रेन रशिया के बिल्कुल आसपास होता नहीं। कुल मिलाकर लगता है कि आत्मसमर्पण ये नहीं करेगा तो रशिया में यूक्रेन मिल जाएगा, है ना। ध्यान रहे दोस्त, अगर रशिया को डर है कि अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन जाता है तो आगे युद्ध अगर हुआ तो गठबंधन के देश उस पर हमला कर सकते हैं। ऐसे में तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ जाएगा। ये रशिया नहीं चाहता है। और दूसरी बात, फिर अमेरिका का फिर डोमिनेंस यूरोप में फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जो कि एक रशिया को पसंद नहीं आएगा। तो कोई अंजना ओम कश्यप जी ना एक न्यूज़ प्रोग्राम कर रही थी, तो एक बहस चल रही थी। तो रोजगार के मुद्दे पर एक व्यक्ति ने ना सवाल एंकर से ही कर लिया। बोला कि रोजगार के मुद्दे पर हम सवाल से पहले सरकार से पहले हम सवाल मीडिया से करना चाहते हैं। इन्होंने बेरोजगारी पर कितनी बहस की। अब इस पर अंजना कहती है कि सुबह से लेकर शाम तक बेरोजगार की बात ही तो करते हैं। और आगे अंजना ओम कश्यप कहती है छुटपुट बातें, छुटपुट जैसी आपकी बातें हैं। तो इस तरह से इग्नोर करके उसको चले। कायदे में देखा जाए कि जितना कवरेज बेरोजगारी को दिया जाना चाहिए था वो छुटपुट तरीके से ही उसको कवरेज दी गई। यानी काम हो भी गया और काम नहीं भी हुआ। उस तरह से कवर मीडिया वालों ने किया। एक दूसरा ट्वीट मैं आपको दिखाता हूँ। आईपीएस रिटायर्ड हैं डॉक्टर एनसी अस्थाना। लोग सवाल कर रहे थे कि ठीक है, भारतीय सरकार को क्या है ना जाकर के यूक्रेन से ना अपने बच्चों को, भारतीय बच्चों को निकाल के लाना चाहिए। यहाँ पर देखो इन्होंने जो ट्वीट किया उसको लेकर ट्रोल हो रहे हैं। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप क्या इनको जवाब देना चाहते हैं। इन्होंने लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, यूक्रेन से बच्चों को लेकर के आए। सिर्फ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई रीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और सरकार को बेवजह आप क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि जो बच्चे वहाँ पढ़ने गए हैं ना अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए पढ़ने गए हैं। और आगे व्यंग में कहते हैं कि अगर कोई भारतीय एंटार्क्टिका और डीप सी में जाके फंस जाता है तो गवर्नमेंट को कहेंगे जाकर निकाल के लाओ। लेकिन फिलहाल आप इनके लिए क्या 2 शब्द शेयर करना चाहते हैं वो मुझे आप बता दो एक बार। कुल मिला के सारे एस्पेक्ट में मैंने बात की है। रशिया में मार्शल लॉ लग चुका है। मार्शल लॉ का मतलब यह है कि भैया अब जो सेना कही वो आपको मानना पड़ेगा। ये इमरजेंसी से काफी अलग होता है, ये बात आपको पता होगी। अब इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा और इजाजत इस पॉइंट पे चाहूंगा। जो भी इसमें अपडेट आएगा मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर स्टोरी के माध्यम से आपके सभी के सामने इसको पेश करूंगा। और INI न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए यूट्यूब और पेट्रियन मेंबरशिप जरूर ले सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।